हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं लॉ विथ अभी और हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 का टाइटल है ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। देखिए सेक्शन 13 डील कर रहा है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। और क्योंकि ये सेक्शन इसीलिए फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन बोल रहा है क्योंकि हम डायरेक्टली जो है अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसा कि हमने सेक्शन 5 में पढ़ा हुआ है कि ट्रांसफर हमेशा इंटरविवोज होगा। इंटरविवोज मीन्स लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफर होगा और जो अनबॉर्न पर्सन है वो तो लिविंग पर्सन में आ नहीं रहा है। तो सबसे पहली बात तो अनबॉर्न पर्सन वो है या तो वो मदर के वॉम्ब में है या फिर वो अभी कंसीव्ड ही नहीं हुआ है, तो वैसे पर्सन को हम अनबॉर्न पर्सन बोलेंगे, वो अनबॉर्न चाइल्ड हुआ। तो उस पर्सन को हम डायरेक्टली जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 13 बताया है कि ऐसे अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी जो है कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। उस अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए सबसे पहले हमें प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। प्रायर इंटरेस्ट जो होगा वो किस तरह का होगा, वो लाइफ इंटरेस्ट किसी पर्सन के फेवर में पहले क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उस पर्सन से जो है उसी डीड के थ्रू उसी ट्रांसफर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर होगा किसको, अनबॉर्न पर्सन। अनबॉर्न पर्सन अपॉन द बर्थ ऑफ दैट अनबॉर्न पर्सन। जो अनबॉर्न चाइल्ड है उस चाइल्ड का जैसे ही बर्थ होगा उस प्रॉपर्टी में जो लाइफ इंटरेस्ट वाला जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और जैसे ही उस पर्सन का जिसको हम लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किए हैं जिसके फेवर में, उस पर्सन के डेथ के बाद अनबॉर्न पर्सन के पास वो राइट आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है सेक्शन 13 के। सेक्शन 13 बात कर रहा है कि हम उस पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम उस पर्सन के लिए बेनिफिट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली ट्रांसफर तो नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका वर्डिंग देखते हैं। सेक्शन 13 स्टेट दैट ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी an interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of the transfer, subject to a prior interest created by the same transfer. The interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extend to the whole of the remaining interest of the transferor in the property। देखिए इसका वर्डिंग ये क्या बोल रहा है कि यदि हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को, उसमें हम इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं किसके लिए, बेनिफिट कर रहे हैं, बेनिफिट ऑफ ए पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसको ट्रांसफर करने से पहले वो सब्जेक्ट है किसका, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। मतलब हम अनबॉर्न चाइल्ड को जो है प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं, लेकिन उसका तरीका ये है कि उस अनबॉर्न चाइल्ड को हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमको प्रायर इंटरेस्ट, सब्जेक्ट है ना लिखा हुआ, सब्जेक्ट टू ए प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर, मतलब सेम डीड में उसी ट्रांसफर में हम एक सब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कि पहले ये जो है लाइफ इंटरेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं किसी पर्सन के फेवर में, उसके बाद हम अनबॉर्न चाइल्ड को वो राइट जाएगा। जो भी उस प्रॉपर्टी में जो है वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जैसे ही वो चाइल्ड बर्थ लेगा वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा उस प्रॉपर्टी में जिस प्रॉपर्टी का हम लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किए हैं। तो अब देखिए लाइफ इंटरेस्ट तो हम क्रिएट कर दिए और जैसे ही लाइफ इंटरेस्ट होल्डर का डेथ हो जाता है और अपॉन द बर्थ ऑफ दैट अनबॉर्न चाइल्ड उस प्रॉपर्टी में उसका जो है राइट आ जाता है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है उसका इंटेंशन है कि हम जो है सी को प्रॉपर्टी देंगे, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम बी को जो है लाइफ इंटरेस्ट बना दिए बी के फेवर में। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि सी बोर्न ही नहीं होता है बी से, तो उस केस में क्या होगा,
क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो यही है कि हमें अल्टीमेट बेनिफिट किसको देना है, अनबॉर्न चाइल्ड को देना है, अनबॉर्न चाइल्ड को बेनिफिट देना है, इसीलिए हम लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किए हैं बी के फेवर में। अब अगर अनबॉर्न चाइल्ड जो है वो बॉर्न ही नहीं हो रहा है, बॉर्न ही नहीं हुआ, सी सपोज कीजिए इस केस में सी जो है बॉर्न नहीं करता, तो क्या होगा, जैसे ही लाइफ इंटरेस्ट बी का अपॉन द डेथ ऑफ बी, लाइफ इंटरेस्ट उसका खत्म, और जो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया था ए के थ्रू, वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होके चले जाएगा ए के पास, अगर ए जिंदा है तो। अगर नहीं है तो ए के लीगल हेयर के पास जाएगा। सिंपल, ये सेक्शन यही बात बता रहा है। तो चलिए हम इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। सेक्शन 13 का सबसे पहला हम यदि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखें, सेक्शन 13 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसका टाइटल है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ये सेक्शन 13 का हेडिंग है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं अनबॉर्न पर्सन जो है, ये जो अनबॉर्न पर्सन जो हेडिंग में दिया गया, अनबॉर्न पर्सन कौन होगा। सबसे पहले देखिए अनबॉर्न पर्सन जो होगा, जो चाइल्ड है इन द वूम ऑफ मदर, एक तो ये हो गया, या फिर चाइल्ड हु इज नॉट कंसीव्ड येट। देखिए अनबॉर्न पर्सन में आपका दो तरह के कैटेगरी फॉल करेंगे, एक तो मदर के वम में जो भी चाइल्ड है वो होगा, और दूसरा जो है जो चाइल्ड अभी कंसीव्ड ही नहीं किया है वो भी आएगा, ये अनबॉर्न पर्सन का कैटेगरी हो गया। चलिए इसको हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है, मान के चलिए इसको हमें कोई प्रॉपर्टी देना है, और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी इसको हमें देना है, एब्सोल्यूटली इन फेवर ऑफ दैट अनबॉर्न चाइल्ड। तो अगर हम सेक्शन 5 में पढ़े हुए थे कि सेक्शन 5 में ट्रांसफर जो होगा हमेशा इंटरविवोज होगा, इंटरविवोज में बिटवीन लिविंग पर्सन होगा, लेकिन ये अनबॉर्न पर्सन तो लिविंग पर्सन के कैटेगरी में है ही नहीं, तो इसीलिए हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते अनबॉर्न पर्सन का। यही रीजन है कि सेक्शन 13 को ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन के लिए हमें प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। ये यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि हम ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन, लेकिन नहीं है ऐसा, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन है। डायरेक्टली हम अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है सेक्शन 13 का, क्योंकि हमें अनबाउंड पर्सन को राइट क्रिएट करना है एब्सोल्युटली उसके फेवर में, तो हम सबसे पहला क्या करेंगे, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे।
और ये जो प्रायर इंटरेस्ट होगा, ये प्रायर इंटरेस्ट किसके फेवर में, कोई भी पर्सन के फेवर में, एनी पर्सन। और ये प्रायर इंटरेस्ट कैसा होगा, लाइफ इंटरेस्ट होगा। और लाइफ इंटरेस्ट बोले तो क्या, लाइफ इंटरेस्ट का मतलब होगा यदि किसी पर्सन के फेवर में हम लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो अप टिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन। तो हम पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स यही है कि हम प्रायर इंटरेस्ट जो है लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे एक पर्सन के फेवर में। और सेकंड, इसी में देखिए अब सेकंड जो है, सेकंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, सेकंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट, जैसे ही हम प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे उसी डीड में, उसी सेम ट्रांसफर में हम ये भी करेंगे कि आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट in the favor of unborn child। मतलब जैसे ये प्रायर इंटरेस्ट जो लाइफ इंटरेस्ट है, ये अप टिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन, वो तब तक वो प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, एंजॉय करेगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी में इससे ये है कि लाइफ इंटरेस्ट का मतलब ही होता है कि इसके लाइफ भर एंजॉय कर सकता है प्रॉपर्टी को। ये इसके पास जो है लिमिटेड राइट होता है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मतलब लिमिटेड राइट है तो ये मॉर्गेज लीज सब कर सकता है, बस एलियनेट नहीं कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को ये सेल नहीं कर सकता है। तो ये राइट सारा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो है हमेशा अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में ही जाएगा, ये लाइफ भर एंजॉय करेगा। तो अब हम ये बोल सकते हैं दो मेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन इससे हम ये डिराइव करेंगे कि जो है जिसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट होल्डर जो है, लाइफ इंटरेस्ट होल्डर हमेशा प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा अप टिल द डेथ ऑफ दैट लाइफ इंटरेस्ट होल्डर, तब तक वो होल्ड करेगा। जैसे ही अपॉन द, इस चाइल्ड अनबॉर्न चाइल्ड का जैसे ही बर्थ होता है, अनबॉर्न चाइल्ड का बर्थ के बाद इस चाइल्ड को, upon the birth of that unborn child, this child will get vested interest in the property which is being held by the that person having the life interest, और वो तब तक होल्ड करेगा। अच्छा, वेस्टेड इंटरेस्ट से क्या समझते हैं? वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, देखिए प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, लेकिन इसका राइट या तो इसको प्रेजेंट राइट ऑफ प्रेजेंट इंजॉयमेंट होगा वेस्टेड इंटरेस्ट में, या फिर प्रेजेंट राइट ऑफ फ्यूचर इंजॉयमेंट। और सेक्शन 13 के केस में वेस्टेड इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी में क्रिएट किया जा रहा है अनबॉर्न चाइल्ड को, वो प्रेजेंट राइट ऑफ फ्यूचर एंजॉयमेंट है, क्योंकि वो चाइल्ड एग्जिस्ट करेगा, राइट अपॉन द बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड, वो उसको राइट मिल जाता है कि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन वो इंजॉयमेंट के लिए कब होगा? जब तक इस आदमी का डेथ नहीं हो जाता है, तब तक इस प्रॉपर्टी कंप्लीटली जो है एब्सोल्युटली इस अनबॉर्न चाइल्ड के पास नहीं जाएगा। बस बर्थ होता है तो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है। चलिए अब हम इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। सपोज कीजिए ए जो है ये ट्रांसफरर है,
बी जो है लाइफ इंटरेस्ट बी के फेवर में दिया है, ठीक, ये हो गया आपका लाइफ इंटरेस्ट होल्डर, शॉर्ट में मैंने लिखा है LI होल्डर, लाइफ इंटरेस्ट होल्डर हो गया बी, ठीक। और ए जो ट्रांसफरर है इसका इंटेंशन है कि बी के चाइल्ड को, बी का चाइल्ड मान लीजिए ये है सी, सी को जो है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, जो प्रॉपर्टी ये ट्रांसफर कर, सपोज कर लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ये हाउस है, ये प्रॉपर्टी है, ये बी के नाम पे लाइफ इंटरेस्ट किया और इसको एब्सोल्युटली सी के फेवर में देना है। लेकिन ये सी जो है अनबॉर्न है, मान के चलिए ए जो है ए ट्रांसफर किया, मान के ये चलिए बी डेट ऑफ मैरिज मान के चलते हैं ये है हमारा, ले लेते हैं 1/1/2010, और ये इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रांसफर जो कराया है ये डीड मान लेते हैं लाइफ इंटरेस्ट जो किया गया है ये ले लेते हैं हम 1/1/2009, 2009 ईस्वी में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है और 2010 में इसका मैरिज होता है। और इस चाइल्ड का जो अनबॉर्न चाइल्ड है जिसके फेवर में क्रिएट करना चाह रहा है सी, और मान के चलिए इसका बर्थ होता है, इसका DOB है, डेट ऑफ बर्थ, ये बर्थ ले रहा है 1/1/2013, 2013 में जो है सी का बर्थ होता है। तो अब इस केस में देखिए 2010 में तो इसका शादी हुआ और ये 2009 में जो है लाइफ इंटरेस्ट इसका ये हुआ, और डेट ऑफ एग्जीक्यूशन जब भी हुआ मान के चलिए 1/1/2009 में, तभी तो ये एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था, शादी भी नहीं हुआ था। अब देखिए 1/1/2009 से लेके और मान लीजिए ये मैरिज का डेट है और ले लीजिए इसका डेथ, डेथ ले लीजिए इसके शादी के 1/1 मान लीजिए 2050 में इसका डेथ हो जाता है, बी का डेथ हो जाता है 1/1/2050, सपोज कीजिए आगे चल के होगा 2050, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज इसका DOB 2013 में आया तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, ये 1/1/2050 जो आएगा उसके बाद ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। आप एग्जांपल के लिए इसको ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर लीजिए, एग्जांपल के लिए मैंने 2050 ले लिया कि फ्यूचर में ले लिया, ये छोड़िए, इस टाइप का एग्जांपल नहीं लेते हैं। 2010 में मान लीजिए ये इसका मैरिज हुआ, ये मान लीजिए आपका 2024 ले लेते हैं, 1/1/2024, तो 1/1/2024 में इसका डेथ हुआ, उसका डेट ऑफ बर्थ है इसका 2023, आफ्टर द डिमाइस ऑफ बी का डिमाइस कब हुआ 2024 में, 2024 के बाद ये जो है प्रॉपर्टी सी के पास जाएगा और सी उसका एब्सोल्यूट ऑनर होगा। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि बी के मरने के बाद जो है प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ऑनर बनेगा सी। लेकिन जो भी ये लाइफ इंटरेस्ट का ये जो डॉक्यूमेंट बना है, इसी लाइफ इंटरेस्ट वाले डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा रहेगा कि बी जो है लाइफ इंटरेस्ट दिया है, लेकिन अभी भी ए के पास जो है प्रॉपर्टी का जो है वो एब्सोल्युटली ट्रांसफर नहीं हुआ। एब्सोल्युटली ट्रांसफर कब होगा, जब ये एब्सोल्युटली बी के पास जाएगा। तो इसी इंस्ट्रूमेंट में ये लिखा रहेगा कि बी को जो है लाइफ इंटरेस्ट जाएगा, और जैसे ही सी का पैदा उसके सन होंगे, आफ्टर द लाइफ इंटरेस्ट ऑफ बी एब्सोल्युटली दिस प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर टू सी अपॉन द डेथ ऑफ बी। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट में रहेगा।
चलिए अब हम इसमें ही दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। सपोज कीजिए इसी केस में ए है, बी है, ये जो है सी है, ये था अनबॉर्न चाइल्ड, ये लाइफ इंटरेस्ट होल्डर है और इसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट है, और ये रहा ट्रांसफरर। ये प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करना था, इसने ये कंडीशन लगाया कि बी को ये प्रॉपर्टी जाएगा, और अपॉन द डेथ ऑफ बी ये प्रॉपर्टी सी, जो अनबॉर्न है अभी, सी का जो जैसे ही अनबॉर्न चाइल्ड होगा इसका, उसको जाएगा प्रॉपर्टी। सपोज कीजिए ये शादी के बाद इसको कोई प्रॉपर्टी ही नहीं हो रहा, इसको मतलब इसको कोई चाइल्ड ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का क्या होगा इसके मरने के बाद, बी अपॉन द डेथ। चलिए इसमें डेट भी ले लेते हैं, ट्रांसफर का डेट हम मान लेते हैं 1990 का है, 1/1/1990, और लाइफ होल्डर का जो है डेथ हो जा रहा है 1/1/2020 में। 2020 में डेथ हो जा रहा है और इसको कोई चाइल्ड ही नहीं हुआ जिसके फेवर में ये ट्रांसफर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट करना चाह रहा है। तो उस केस में क्या होगा, ये प्रॉपर्टी जो है रिवर्ट चले जाएगा ए के पास, अगर ए अब तक जिंदा है तो, अगर जिंदा नहीं है तो ए का भी तो होगा लीगल एयर्स होगा ए का। अगर ए जिंदा है तो ए के पास ये प्रॉपर्टी वापस जाएगा, अगर नहीं है तो इसके लीगल एयर्स के पास ये प्रॉपर्टी जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा सिचुएशन। इसी में अब हम एक और सिचुएशन लेते हैं। इस वाले सिचुएशन में एक 1990 में जो है ये प्रॉपर्टी जो है इंस्ट्रूमेंट डीड बनाया, इसके थ्रू लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया और इसका 1/1/2022 में डेथ होता है। लेकिन इसको एक चाइल्ड होता है जिसके फेवर में ये इंटरेस्ट एब्सोल्युटली क्रिएट करना चाह रहा था ये। मान लीजिए इसका जो है ये जो चाइल्ड होता है, ये चाइल्ड का बॉर्न हो रहा है एक ले रहे हैं 2015 ईस्वी में, 2015 में इस चाइल्ड का बॉर्न होता है, और ये चाइल्ड जो है ना आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स के बाद मान लेते हैं 1/1/2017 में इस चाइल्ड का डेथ हो जाता है, सीज डेथ। अब बताइए अब क्या होगा इस वाले प्रॉपर्टी में। शायद आपको सेक्शन 13 यदि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उसमें एक वर्ड था कि अपॉन द बर्थ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड दैट अनबॉर्न चाइल्ड विल गेट द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन विच प्रायर राइट जो क्रिएट किया गया था, लाइफ होल्डर लाइफ इंटरेस्ट जो क्रिएट किया गया था उस वाले प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। इसीलिए वेस्टेड इंटरेस्ट को बोलते हैं या तो प्रेजेंट राइट और फ्यूचर इंजॉयमेंट। राइट तो इसका हो गया फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर इंजॉयमेंट, लेकिन जो लाइफ होल्डर है उसका डेथ ही 2020 हो रहा है, उससे पहले ये इसका डेथ हो जा रहा है 2017 में। अब बताइए, लेकिन अगर ये 2020 के बाद भी जिंदा रहता, ये 2015 के बाद 2017 में इसका डेथ नहीं होता था तो इसे मिल जाता 2020 के बाद प्रॉपर्टी। लेकिन लाइफ होल्डर से पहले जो लाइफ इंटरेस्ट जिसके फेवर में गया उससे पहले ही सी का डेथ हो गया, तो अब इस केस में क्या होगा। इस केस में यही है कि सी का डेथ हो गया लेकिन वेस्टेड राइट तो सी के फेवर में क्रिएट हो चुका है। अब सी का जो है लीगल एयर्स,
सी का लीगल एयर्स के पास ये प्रॉपर्टी चले जाएगा। जो लाइफ इंटरेस्ट वाला प्रॉपर्टी है 1/1/2020 के बाद ये प्रॉपर्टी विल गो टू सीज लीगल एयर्स। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अभी तक आपको 3 सिचुएशन बताया, तीनों से एक ही एग्जांपल में मैंने चेंज करके आपको बताया। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 13। इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यही 3 तरह का सिनेरियो आता है। या तो लाइफ इंटरेस्ट होल्डर का डेथ हो जाता है पहले, या फिर लाइफ इंटरेस्ट होल्डर से पहले अनबॉर्न चाइल्ड का बॉर्न होता है और लाइफ इंटरेस्ट होल्डर का ही पहले डेथ हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, सी के लीगल हेयर को जाएगा। अगर सी बॉर्न नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी रिटर्न बैक हो जाएगा ट्रांसफरर के पास, अगर वो जिंदा है। अगर नहीं है तो एक ट्रांसफरर के लीगल हेयर्स के पास चले जाएगा। सिंपल सी यही बात है सेक्शन 13 का। और सिर्फ सेक्शन 13 में इतना ही था मेन। अब हम इसका जो है देखते हैं, इसका कुछ केस लॉज देखते हैं। एक ओडिशा हाईकोर्ट का जजमेंट है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है इस पे, सेक्शन 13 पे। वो ये है कि गिरजीश दत्त वर्सेस दाता दिन, 1934 का है ये जजमेंट, ओडिशा हाईकोर्ट का। ओडिशा हाईकोर्ट का जजमेंट है। देखिए इस वाले केस में ये होता है कि ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक। ए जो है बी को लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, और लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है ताकि जो है बी से एब्सोल्युटली जो है इसके चाइल्ड, सपोज कीजिए सी है, सन है, सन को जो है एब्सोल्युटली चले जाए। लेकिन इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब ये लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है थ्रू गिफ्ट डीड, गिफ्ट किया है कुछ प्रॉपर्टी बी, ये है डोनर, मान लीजिए डोनर बोलिए, क्योंकि गिफ्ट किया है, ये ट्रांसफरर है, यहाँ डोनर होगा। और बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट किया है कि सी को प्रॉपर्टी जाएगा एब्सोल्युटली। लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे तो इसको कोई इशूलेस रहता है। और इस गिफ्ट डीड में ये भी बोला है कि अगर कोई सन नहीं होता है तो डॉटर के पास जाएगा प्रॉपर्टी। सपोज कीजिए कोई डॉटर के पास जाएगा, और डॉटर्स के पास जो है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ना देके ये बोल रहे हैं कि इसमें हम लिमिटेड इंटरेस्ट जाएगा, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी किसी एक्स को जाएगा एब्सोल्युटली। क्योंकि बी को कोई चाइल्ड हुआ नहीं, कोई चाइल्ड नहीं था, लेकिन ए जो है डोनर ये बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी अगर बी को कोई सन होता, फर्स्ट सन होगा, तो उसको ये एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी जाएगा आफ्टर द लाइफ इंटरेस्ट ऑफ बी के डेथ के बाद। लेकिन बी को कोई सन नहीं हुआ तो बोल रहा है यदि सन नहीं होगा तो उसी गिफ्ट डीड में ये मेंशन है कि डॉटर को प्रॉपर्टी जाएगा, और उसके बाद डॉटर के जाने के बाद जो है एक्स को एब्सोल्युटली जाएगा। तो अगर आप सेक्शन 13 सही से समझे तो आपको बता दूं कि मैं एब्सोल्यूट कोई भी अनबॉर्न चाइल्ड को हमेशा एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जाएगा। इसमें लिमिटेड इंटरेस्ट हम नहीं दे सकते हैं। तो इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ है। तो ओडिशा हाईकोर्ट ने बोला आप जो डॉक्टर को ये जो प्रॉपर्टी बोलने देने के लिए लिमिटेड इंटरेस्ट टू एन अनबॉर्न चाइल्ड, ये अपने आप में ये वॉइड इंटरेस्ट है, और ये अगेंस्ट है किसके, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सेक्शन 13। सेक्शन 13 के प्रोविजन को ये
क्लियरली वायलेट कर रहा है। क्यों वायलेट कर रहा है? क्योंकि ये एक तो अनबॉर्न चाइल्ड है, अनबॉर्न चाइल्ड को आप लिमिटेड इंटरेस्ट कर रहे हो, उसके बाद आप बोल रहे हो कि एक्स के पास एब्सोल्युटली जाएगा। आप अनबॉर्न चाइल्ड को लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, और ये सेक्शन 13 स्पेसिफिकली बता रहा है। तो यही ओडिशा हाईकोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू यही हेल्ड किया कि आप एक्स के पास जो प्रॉपर्टी जाएगा वो तो ऐसे भी वॉइड है ट्रांसफर, क्योंकि इससे पहले क्योंकि एक्स को जा किससे रहा है? डॉटर से। डॉटर को कैसा गया? लिमिटेड इंटरेस्ट दिया है, जो कि अनबॉर्न चाइल्ड है, लिमिटेड इंटरेस्ट। जब ये वाला ट्रांसफर ही वॉइड है तो एक्स वाला कैसे वैलिड होगा? एक्स भी अपने आप में ये वॉइड होगा ipso facto by the fact itself that the daughter who is acquiring the property as a limited interest is void in itself। तो ओडिशा हाई कोर्ट का यही जजमेंट है, डॉटर को ही लिमिटेड इंटरेस्ट दिया तो एक्स का जो प्रॉपर्टी जो क्लेम कर रहा है कि एब्सोल्यूट ऑनर है वो वॉइड है, ट्रांसफरिंग वॉइड है। आई होप आपको ये केस लॉ समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में था। अब इसका हम एक इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ये आपको गिरजिस दत्त वर्सेस दाता दिन, ये लैंडमार्क जजमेंट है, आपको याद रहना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका सेक्शन 13 का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये तो आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट का बात हुआ। और ये जो अपन अभी पढ़े कि अनबॉर्न चाइल्ड को हमेशा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाएगा, उससे पहले हम प्रायर इंटरेस्ट, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे किसी पर्सन के, फिर जाएगा अनबॉर्न के पास। तो इंग्लिश लॉ में क्या हो रहा है? इंग्लिश लॉ में यह है कि ये कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए ये ट्रांसफर्ड है, ये लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। लाइफ इंटरेस्ट सपोज कीजिए बी के फेवर में कर रहा है, और ये जो है सी जो अनबॉर्न है इसको भी लाइफ इंटरेस्ट कर सकता है। जैसे अपन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़े कि लाइफ इंटरेस्ट सी के फेवर में नहीं जाएगा, लेकिन इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में यह है कि जाएगा। लेकिन ये भी जो है ना एबोलिश कर दिया गया रूल। और ये आपको एक इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉज है इस पे, विद बी वर्सेस मिचेल 1819 का ये केस है चांसली कोर्ट का। इसमें यही बोला था कि आप जो है ना लाइफ इंटरेस्ट जो है ना अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में जा सकता है। लेकिन ये भी जो है ना लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1925 में आके, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1925 में इस स्टेटस को जो है ना ये भी एबोलिश कर दिया, क्योंकि रूल अगेंस्ट परपिचुइटी इसमें बताता है। रूल अगेंस्ट परपिचुइटी फॉलो होगा, और मतलब 1925 एक्ट से पहले जो है ना इसमें लाइफ इंटरेस्ट हम क्रिएट कर सकते थे अनबॉर्न चाइल्ड को, लेकिन इंग्लिश लॉ में, इंडियन लॉ में शुरू से स्टार्टिंग से ही जो है हम अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में जो है लाइफ इंटरेस्ट नहीं कर सकते हैं। उससे पहले हमें प्रायर इंटरेस्ट करेगा और हमेशा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है आएगा। आई होप आपको सेक्शन 13 क्लियर हो गया होगा, और इतना ही है सेक्शन 13 में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adv.kr.abhishek। और आपको कोई इशू हो तो जरूर कनेक्ट कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके जितने भी इशू है उनका मैं सॉल्यूशन दूं। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को,
और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।